नमस्कार स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। जिस यूनिट में हम बात कर रहे थे न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग से संबंधित, उसमें हम पांचवी विधि के बारे में बात करेंगे। पांचवी विधि न्यून ताप के उत्पादन की। इससे पहले चार विधियां हम देख चुके हैं। सबसे पहली विधि जो हमने देखी थी वो है मिश्रण विधि द्वारा न्यून ताप का उत्पादन। समानीत दाब पर द्रव के वाष्पीकरण द्वारा न्यून ताप का उत्पादन, ये दूसरी विधि थी। संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा न्यून ताप का उत्पादन, ये तीसरी विधि थी। जूल थॉमसन प्रसार द्वारा न्यून ताप का उत्पादन, ये चौथी विधि थी। आज पांचवी और अंतिम विधि है अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा न्यून ताप का उत्पादन। तो इससे पहले हमने जितनी भी विधियां पढ़ी थी वो काफ़ी सिंपल थी और बिल्कुल जो है वो न्यून ताप का उत्पादन से किया गया था। तो जूल थॉमसन प्रसार द्वारा जो न्यून ताप का उत्पादन था वो था लगभग 0.82 केल्विन तक, काफ़ी कम था। 1 केल्विन से भी कम ताप पर हम पहुंच चुके थे। लेकिन ये देखा जाने लगा कि न्यूनतम तापमान तो 0 केल्विन है। क्या न्यून करते करते परम शून्य ताप 0 केल्विन तक भी पहुंचा जा सकता है? तो इससे संबंधित कई सारे प्रयोग हुए और उन प्रयोगों में जो विधि आज हम पढ़ते जा रहे हैं, इसे ढूंढा था डेबाई और गाउक ने। सबसे पहले इन्होंने 1926 में ये बताया कि अनुचुंबकीय लवणों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा लगभग 0.82 केल्विन और इससे भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अत्यधिक है। वही 0.82 तो जूल थॉमसन द्वारा प्राप्त कर लिया गया था, इससे भी कम तापमान प्राप्त किया जा सकता है। अब ये अनुचुंबकीय लवण क्या होते हैं, इनका रुद्धोष्म विचुंबकन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिन पदार्थों को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उन पदार्थों के अणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाता है। अब पदार्थ चुंबकित क्यों होता है, उनके अणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित क्यों होते हैं? इसका कारण है उस पदार्थ के जो अणु हैं वो परमानेंट डाइपोल है, एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। स्थायी चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि पदार्थ के अंदर होते हैं परमाणु और उन परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन करता रहता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा का उत्पादन करता है, विद्युत धारा का उत्पादन करता है। और जहाँ विद्युत धारा का उत्पादन होता है वहाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी विकसित होता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो जब प्रत्येक परमाणु एक टाइनी मैग्नेट है, एक सूक्ष्म चुंबक है, तो वे सभी परमाणु मिलकर उस पूरे पदार्थ को चुंबकित भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे सभी परमाणु एक मिलकर जो डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं, जो द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण बना रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के पास एक द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण है, एक चुंबकीय आघूर्ण है, उपस्थित है, म्यू जिसे हम नोट करते हैं। तो उसकी दिशा जो है वो अलग अलग परमाणु की अलग अलग दिशा में होती है, अर्थात वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। किसी भी दिशा में यादृच्छिक रूप से उनकी जो डाइपोल मोमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं सामान्य अवस्था में।
जैसे एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है, और एक एक्स और वाई के बीच में है, एक जेड और एक्स के बीच में है, एक जेड में है। इस तरह से किसी भी दिशा में उनके डायपोल मोमेंट की दिशा हो सकती है यादृच्छिक रूप से, कोई ओरिएंटेशन नहीं, बिखरे हुए हो सकते। जैसे ही उस अनुचुंबकीय लवण को या पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वे सभी परमाणु जो रैंडमली ओरिएंटेड थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते और इस प्रयास में वो सफल होंगे, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यदि स्ट्रॉन्ग रखा जाए तो वो उन सभी टाइनी मैग्नेट्स को, उन सभी सूक्ष्म चुंबकों को, उन सभी सूक्ष्म चुंबक रूपी परमाणुओं को अपनी दिशा में संरेखित कर देगा और एक पैटर्न बन जाएगा, एक रेखाओं, सीधी रेखाओं का पैटर्न जैसे हम देखते हैं वैसा बन जाएगा और वो पदार्थ जो है वो चुंबकित हो जाएगा। पदार्थ जब चुंबकित होगा तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा संग्रहित होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ने उस लवण पर, उस लवण के परमाणुओं पर कुछ कार्य किया है और ये कार्य उन लवणों की, उन परमाणुओं की, उस लवण के अंदर के परमाणुओं की, टाइनी मैग्नेट्स की आंतरिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगी। ये कार्य जो है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा बढ़ चुकी है, इसका अर्थ है कि पदार्थ का तापमान अब बढ़ चुका है। जो ओरिजिनल था, जब पदार्थ, जब वो चुंबकित नहीं था तब उसका तापमान कम हो सकता था, परंतु जैसे ही वो चुंबकित हुआ उसका तापमान बढ़ चुका है। अब ये तो हुई चुंबकित होने की प्रक्रिया। अब यदि इस पदार्थ को रुद्धोष्म अवस्थाओं में ले जाया जाए, रुद्धोष्म अवस्थाओं में ले जाने का अर्थ है कि बाह्य वातावरण से संपर्क हटा दिया जाए। अब बाह्य वातावरण से न तो ऊर्जा ली जाएगी और न ही दी जाएगी। तो अब क्या होता है कि रुद्धोष्म अवस्थाओं के अंदर ले जाकर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाए, एकदम से हटा दिया जाए, तो वो जो परमाणु जो एक सीधी रेखा में संरेखित थे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित थे, वो अब अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। पूर्व स्थिति में आने के प्रयास जब वो करेंगे तो उन्हें अब अपनी पूर्व स्थिति में आने के लिए वापस से कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए। अब उन्हें वापस से रैंडम होना है। रैंडम होने के लिए उन्हें अपना पैटर्न बिगाड़ना पड़ेगा। जो पैटर्न उनका था उस पैटर्न को जो है अब उन्हें बिगाड़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये ऊर्जा बाहर से तो आ नहीं सकती, क्योंकि बाहर से संपर्क टूटा हुआ है। तो जो ऊर्जा उनके पास थी, जो ऊर्जा उनके पास संचित थी, उस ऊर्जा को काम में लेंगे। अब उस ऊर्जा को काम में लेकर वो रैंडमली ओरिएंटेड होने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण उस पदार्थ की, उन परमाणुओं की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, काम में आ जाएगी। इसका अर्थ है अब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ गई। आंतरिक ऊर्जा में कमी आने का अर्थ है पदार्थ का ताप कम हो जाएगा, और इस कारण से पदार्थ का ताप पूर्व स्थिति से भी अत्यंत कम हो जाता है। इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि अन्य किसी विधि से इतना कम नहीं हो पाए। इस प्रभाव को कहते हैं चुंबक ऊष्मीय प्रभाव, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। सन 1944 में बी हास ने गैडोलीनियम सल्फेट, एक लवण लिया, गैडोलीनियम सल्फेट GdSO4 और 8 जल के अणु भी इसमें होते हैं। ये लवण इन्होंने लिया था और इस लवण को इन्होंने पहले चुंबकित किया और फिर रुद्धोष्म अवस्थाओं में इसको भी चुंबकित किया। तो इस प्रक्रिया से इसका जो तापमान है वो 0.002 केल्विन तक ठंडा हो गया और हम परम शून्य ताप के अत्यंत निकट तक पहुँच गए।
इसके लिए इन्होंने जो उपकरण यूज में लिया वो कुछ इस तरह का था। एक नली ली, इस नली में इन्होंने अनुचुंबकीय लवण लिया गैडोलीनियम सल्फेट, जिस पर एक वेल्व लगा हुआ था। एक तरफ से भी द्रव हीलियम के आने का रास्ता था और दूसरी तरफ निर्वात पंप की तरफ इसे जाना था। ये जो नली है, ये जो बल्ब जैसी जो नली है, इसके बाहर एक डीवार फ्लास्क था जिसमें द्रव हीलियम भरी हुई। द्रव हीलियम का जो तापमान है लगभग 1 केल्विन तक हम मानते हैं। इस डीवार फ्लास्क के बाहर एक और डीवार फ्लास्क है, ये वाला, और इसमें भरी हुई है द्रव हाइड्रोजन। अब ये बाहर का जो डीवार फ्लास्क है, इसके बाहर लगे हुए हैं 2 शक्तिशाली चुंबक N और S। यहाँ पर तापमापक कुंडली रखी हुई है जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं कि वास्तव में अनुचुंबकीय जो लवण है उसका तापमान कितना है। अब इस द्रव हीलियम कक्ष से द्रव हीलियम भेजी जाती है इस अनुचुंबकीय लवण तक। तो अनुचुंबकीय लवण का जो तापमान है द्रव हीलियम के तापमान के लगभग बराबर हो जाता है। दोनों का तापमान इसी एक नली में होने के कारण बराबर हो जाता है। इसी समय N और S को लगाया जाता है और शक्तिशाली चुंबक के द्वारा अनुचुंबकीय लवण को चुंबकित किया जाता है। चुंबकित होने के कारण पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय लवण के जो टाइनी मैग्नेट्स थे उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्वयं की दिशा में संरेखित कर लिया है। इसके कारण पदार्थ का तापमान कुछ बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण इसके साथ जो द्रव हीलियम थी वो द्रव से गैसीय अवस्था में आ जाती है। तापमान बढ़ने के कारण 1 केल्विन से कुछ तापमान बढ़ा और वो जो द्रव हीलियम थी वो गैसीय अवस्था में आ गई। गैस बनी हुई हीलियम को निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ सिर्फ अनुचुंबकीय लवण है। अनुचुंबकीय लवण जिसका तापमान 1 केल्विन से कुछ ज़्यादा हो सकता था, परंतु अब नहीं रहेगा, क्योंकि इस बल्ब के बाहर द्रव हीलियम है। ये द्रव हीलियम जिसका तापमान फिर से 1 केल्विन के आसपास है, वो इस अनुचुंबकीय लवण का तापमान लगभग 1 केल्विन वापस से बना देगा। अब इस अनुचुंबकीय लवण का तापमान फिर से 1 केल्विन के बराबर है, परंतु अभी भी ये अनुचुंबकीय लवण चुंबकित अवस्था में मौजूद है। अब क्या करेंगे? इन सभी परिस्थितियों के रहते हुए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान एकदम से 0 कर देंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाने के कारण क्या होगा? अनुचुंबकीय लवण के जो जितने भी डाइपोल मोमेंट्स थे, जितने भी टाइनी मैग्नेट्स थे, जितने भी सूक्ष्म चुंबक थे, वो सभी संरेखित वाली अवस्था से रैंडम वाली अवस्था में आएंगे, यादृच्छिक वाली अवस्था में आएंगे। यादृच्छिक होंगे और यादृच्छिक होने के कारण उन्हें कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो चाहिए। अब ये ऊर्जा ये बाहर से तो ले नहीं सकते, क्योंकि बाहर तो ये एकदम से विलगित है, समस्त वातावरण से विलगित है ये अनुचुंबकीय लवण, जिसके कारण बाहर से इसे ऊर्जा की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, हीट की सप्लाई नहीं हो सकती। तो ये अपने अंदर की ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को काम में लेकर रैंडम होने का प्रयास करेगा, यादृच्छिक होने का प्रयास करेगा, बिखरने का प्रयास करेगा। तो इस कारण से अपनी आंतरिक ऊर्जा को काम में लेने के कारण इस अनुचुंबकीय लवण का तापमान अत्यधिक गिर जाएगा और गिरकर लगभग 0.002 के आसपास हो जाएगा। इस विधि द्वारा 0.002 और इससे भी कम तापमान प्राप्त किया जा चुका है। तो ये प्रक्रिया अत्यंत कारगर है, जिससे कि न्यूनतम का उत्पादन किया जाता है। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो रुद्धोष्ण परिस्थितियों में की जानी अत्यावश्यक है, अन्यथा जो ऊर्जा यहाँ पर काम में आनी है वो बाहर या वातावरण से मिल जाएगी तथा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर
रुद्धोष्म परिस्थितियों में इसका विचुंबकन किया जाता है। इसके बाद हम इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के पुनर्निवेशित शीतलन के बारे में, रीजेनरेटिव कूलिंग के बारे में, और इसके पश्चात हम द्रव हीलियम के कुछ टॉपिक्स को लेंगे।